GSTR 9 सबको फाइल करनी है। अगर हेड ऑफिस की 27 ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस को भी करनी है और हेड ऑफिस को भी करनी है। कंपोजिशन डीलर को कौन सा फॉर्म फाइल करना है, GSTR 9 या कोई और फॉर्म? GSTR 9 अगर फाइल नहीं करी तो क्या लेट फीस है, क्या पेनल्टी है, और इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है फाइल करते टाइम। नमस्कार सभी व्यूअर्स को। 31 दिसंबर आने वाला है। कहने को तो नया साल आएगा 1 जनवरी को, बट हमारे लिए नया साल उस तरीके से नहीं बनता जैसे बाकियों का बनता है। उसकी मेन वजह है कि हमें एक GSTR 9 फॉर्म फाइल करना पड़ता है। इसी वजह से हमारा 31 दिसंबर पूरा निकल जाता है। इस फॉर्म को फाइल करते टाइम लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं। उन कंफ्यूजन्स को मैं आज डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी क्लैरिफिकेशन GST डिपार्टमेंट ने दी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहली बात कि GSTR 9 किन को फाइल करनी है। देखिए, GSTR 9 सबको फाइल करनी है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, और GSTR 9C फाइल करनी है एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ से ऊपर है। 9 और 9C में डिफरेंस ये है कि जो 9C है वो काइंड ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, और 9 हमारी एनुअल रिटर्न है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन जानी है जो भी हमने रिटर्न्स पूरे साल में फाइल करी हैं उससे रिलेटेड। हो सकता है कि अमेंडमेंट्स हुई हो सकता है कि कुछ टर्नओवर ज़्यादा डाली हो या कम डाली हो, कुछ चेंजेस किए हो, वो सारी चीज़ें GSTR 9 में फाइल की जाती हैं। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया, एग्रीगेट टर्नओवर। ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? ये ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज का टोटल होता है, प्लस इसमें एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विसेज को ऐड करते हैं। उसमें ऐड करते हैं अगर हमने कोई एक्सपोर्ट किया है गुड्स या सर्विसेज का, और उसमें ऐड किया था जैसे मेरा कोई ब्रांच है दिल्ली से बाहर, मेरा सेम पैन है, बिकॉज मैं हेड ऑफिस हूँ दिल्ली में और हरियाणा में मेरा ब्रांच है, पैन सेम ही है। मैंने कोई भी गुड्स को ट्रांसफर किया है तो वो जो टर्नओवर जनरेट होगी वो भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगी। इसमें से एक्सक्लूड होता है इनवर्ट सप्लाईज, यानी हमने कोई परचेज करी जिस पे रिवर्स चार्ज में हमें टैक्स जमा कराना होता है। बहुत सारी रिवर्स चार्ज की सर्विसेज हैं जिस पे GST सर्विस रिसीवर को जमा कराना पड़ता है, होती है वो परचेज है, तो वो अमाउंट इंक्लूड नहीं किया जाता एग्रीगेट टर्नओवर में। किन किन लोगों को GSTR 9 या 9C फाइल करने की जरूरत नहीं है? पहला, एक तो जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे GSTR 9 के लिए और 5 करोड़ से नीचे है GSTR 9C के लिए, नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, अगर कंपोजिशन डीलर है तो उनको GSTR 9 फाइल नहीं करना होता, 9A फाइल करना होता है। और अगर वो CTP हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, यानी अदर देन नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं, तो उनको भी एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है GSTR 9 में। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैंने अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपोजिशन स्कीम भी ले रखी थी, एक स्कीम है जिसमें टैक्स रेट थोड़ा कम है, 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर वाले ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले तो कंपोजिशन स्कीम ले रखी थी, बाद में मैं नॉर्मल टैक्स पेयर बन गया ड्यूरिंग द ईयर ही, तो इस केस में कौन सा फॉर्म जाएगा, 9 जाएगा या 9A जाएगा? देखिए, इस केस में जिस पीरियड के लिए आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी थी उसमें 9A जाएगा, और नॉर्मल जब टैक्स पेयर आप बने थे वो पीरियड आपका और साल के एंड तक, उसमें आपको 9 फाइल करना पड़ेगा, यानी दो जाएंगी आपकी। अब ये बताइए कि अगर किसी का GST नंबर ही कैंसिल हो गया पिछले साल में, उसकी 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर थी, नीचे की है तो फिर तो 9 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बट उसकी 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर थी और उसका GST नंबर भी कैंसिल हो गया, तो इस केस में भी उसको GSTR 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरी 2 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है, क्या मैं GSTR 9 फाइल करूं या नहीं? देखिए, फाइल करना मैंडेटरी है 2 करोड़ से ऊपर, बट कई केसेस में जैसे आपका कोई इनपुट छूट गया है तो कुछ लोग क्या करते हैं, 9 में ले लेते हैं वो इनपुट, तो उन केसेस में 9 अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप 2 करोड़ से नीचे होने के बावजूद भी GSTR 9 फाइल कर सकते हैं। GSTR 9 की लास्ट डेट क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। देखिए, इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर। अभी तक कोई भी इसमें एक्सटेंशन की नहीं आई है डेट, सरकार ने अभी तक इसमें एक्सटेंशन नहीं दी है, तो अभी तक आप मान के चलिए कि 31 दिसंबर ही लास्ट डेट है 9 और 9C दोनों की। सपोज हेड ऑफिस है दिल्ली में, उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चली जाती है, उसकी 5 ब्रांचेस हैं दिल्ली के बाहर। अब हेड ऑफिस पे तो GSTR 9 एप्लीकेबल है, तो क्या ब्रांचेस पर भी GSTR 9 एप्लीकेबल हो जाएगा? तो देखिए, जो सेम पेन पे जितनी भी रजिस्ट्रेशंस हैं, यानी अगर एक पे एप्लीकेबल है तो सब पर ही एप्लीकेबल हो जाएगा। हेड ऑफिस पे एप्लीकेबल है
तो सारी ब्रांचेस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मैंने पिछले साल 23-24 में अपनी जीएसटी रिटर्न्स जैसे कि 3B1 जो मंथली जाती हैं वो फाइल नहीं करी, क्या मैं 9 फाइल कर सकता हूं? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको पहले मंथली रिटर्न्स को फाइल करना पड़ेगा, तभी आप अपनी 9 फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज 9 फाइल कर ही नहीं पाएंगे। तो यानी आपने 3 भी नहीं किया, 1 नहीं किया, उसकी पेनल्टी तो अलग है, और 9 आप कर नहीं पाएंगे तो 9 की भी पेनल्टी अब बढ़ती जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं जीएसटीआर 9 में कुछ ना ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे B2B कितनी सेल साल भर में थी वो हमने अपनी रिटर्न्स में दिखाई थी, तो वो ऑटो पॉपुलेट करके दिखा देता है। मैं कौन कौन से कॉलम्स में चेंज कर सकता हूं? देखिए, सिर्फ 3 कॉलम हैं जिसमें मैं चेंज नहीं कर सकता, वो ग्रे होते हैं। एक तो 6A, 8A और एक 9। ये 3 टेबल्स में मैं चेंज नहीं कर सकता। बाकी जितनी भी ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, वो फिक्स नहीं है, वो हम अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सपोज किसी से जीएसटीआर 9 फाइल करते टाइम गलती हो गई, तो क्या वो अमेंड कर पाएंगे? देखिए, अभी तक तो कोई ऑप्शन नहीं है 9 का, आपको बहुत ही ध्यान से भरनी है। वो फाइनल रिटर्न है, तो आपकी फिगर्स भी फाइनलाइज कर दी जाएंगी 9 फाइल होते ही। तो आपको बहुत ध्यान से अमाउंट्स उसमें डालने हैं, क्योंकि अमेंडमेंट का अभी तक कोई स्कोप नहीं है उसमें। जीएसटीआर 9 फाइल करते टाइम क्या डीएससी बनवाना जरूरी है, डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है, आप ईवीसी के थ्रू भी कर सकते हैं। ईवीसी में ओटीपी आता है मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर, वो ओटीपी डाल के आप अपनी जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। तो डीएससी की जरूरत नहीं है इस केस में। सपोज मैंने पिछले साल यानी 22-23, अभी जो हम जीएसटीआर 9 फाइल करने वाले हैं 2023-24 की फाइल करने वाले हैं, सपोज मैंने 22-23 में कोई सेल दिखानी भूल गया था, टर्नओवर इंक्लूड नहीं करी थी, अब मैंने 23-24 में उसको इंक्लूड कर दिया, ऑल्दो वो 23-24 की टर्नओवर नहीं थी, मैंने ऐड कर दिया था। अब क्या होगा, बिकॉज B2B में वो ऑटो पॉपुलेट कर देगा हमारी जीएसटीआर 9 पे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जो अमाउंट ऐड हो रखा है 22-23 की वजह से, को हटाने के लिए टेबल 4 में K और L का जो कॉलम है उसमें आपको डालना है, अदरवाइज आपकी टर्नओवर ज्यादा दिखाई देगी। यानी 23-24 की टर्नओवर नहीं थी आपकी, 22-23 की टर्नओवर थी, उसको आपको हटाना चाहिए, अदरवाइज आपका P&L से मैच ही नहीं करेगा टर्नओवर। और जो अमेंडमेंट्स या एडिशंस आपने 23-24 की रिटर्न के, और वो आपने अभी 24-25 में अप्रैल टू सितंबर में दिखाया है, तो उस केस में आपको टेबल 10, 11, 12, 13 इसमें आपको डालना पड़ेगा। जो भी मिसिंग इनवॉइसेस है जो आपने पिछले साल में नहीं दिखाए थे, वो इन टेबल्स में आपको दिखाना पड़ेगा, और इस पे जो बनता है टैक्स वो आपको पे करना पड़ेगा। DRC03 अलग से आपको जनरेट करना पड़ेगा। एक और जरूरी बात आपको 9 की बता रहा हूं, जो लोग भूल जाते हैं, इसके बेस पे बहुत सारे जीएसटी नोटिसेस भी आए हैं। वो ये है कि अगर आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई भी थी ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड्स थे या कोई सर्विसेज थी जो एग्जेम्प्ट थी, तो आपको कुछ अमाउंट, आपका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का कुछ अमाउंट रिवर्स करना जरूरी है। नहीं करोगे तो नोटिस 100% आ जाएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अपोर्शनमेंट होगा जरूर। जो आपको करना है, रूल 42 इनपुट या इनपुट सर्विसेज के लिए और रूल 43 कैपिटल गुड्स के लिए। अगर एक ही मशीनरी है उस पे एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों बन रहे हैं, तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा इनपुट प्रोपोर्शनेटली। एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि हो सकता है 2B में आपके ऐसे इनपुट्स हों जो इनएलिजिबल हो। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में लिस्ट दी हुई है ब्लॉक क्रेडिट्स की, जैसे कि इंश्योरेंस ऑफ कार, आपने गाड़ी खरीदी है वो, या एम्प्लॉय से रिलेटेड फिटनेस सेंटर्स के बिल हैं या खाने के बिल्स हैं, इन सब का ध्यान रखना है आपको। और इनको अगर आपने इनपुट ले लिया है तो रिवर्स करना है, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, वो इनएलिजिबल में चला जाएगा। बट अगर लिया हुआ है तो इनको रिवर्स 9 में जरूर करें। जीएसटीआर 9 के टेबल 5 में जो F कॉलम है वो कहता है नॉन जीएसटी सप्लाई डालो। लोग इसमें डालना भूल जाते हैं, इसको ये एग्जेम्प्ट से कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए, नॉन जीएसटी सप्लाई और एग्जेम्प्ट में फर्क है। नॉन जीएसटी सप्लाई का मतलब है कि सप्लाई तो है बट जीएसटी लगता ही नहीं, इस पे जीएसटी लग ही नहीं सकता। एग्जेम्प्ट होता है कि जीएसटी लगता है बट अभी सरकार ने इसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो नॉन जीएसटी सप्लाई में वो चीजें आएंगी। सबसे बड़ा एग्जांपल, अगर मैं बिल्डर हूं और फ्लैट बनाता हूं
और फ्लैट बनाने के बाद पैसे लेता हूं, तो इस केस में सरकार ने इसको नॉन जीएसटी सप्लाई माना हुआ है, तो ये अमाउंट आएंगे इसमें, तो ये डालना ना भूलें। बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन कि जीएसटीआर 9 ना फाइल करने की क्या लेट फीस है। देखिए, अगर 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है तो 50 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी है। अगर 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी है। और जिस केस में 9C भी एप्लीकेबल है, यानी आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से भी ऊपर है, तो उस केस में जो पेनल्टी है लेट फाइलिंग की 9C की भी, वो 25,000 है, यानी मैक्सिमम 25,000 की पेनल्टी है। ये थे सारे जीएसटीआर 9 या 9C से रिलेटेड डाउट्स। लोगों के बहुत आते हैं क्वेश्चंस इस पे। अगर आपके कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो मैंने कवर नहीं किए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।